हेलो फ्रेंड्स, अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और हम यहां पर DSSP की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ अगर आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं, KVS, NVS की तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्जाम हम कवर कर रहे हैं TGT SST के लिए। ठीक है, तो TGT SST की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो देखते रहिए। ये क्लासेस आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। हम पॉलिटी NCERT क्लास 10th की पढ़ रहे थे, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, जिसमें हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। चौथे चैप्टर की हमारी पहली वीडियो हो चुकी थी, ये हमारी दूसरी वीडियो है और इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे महिलाओं की स्थिति। वैसे तो हम महिलाओं की स्थिति ही देख रहे थे, लेकिन अब महिलाओं की स्थिति देखेंगे राजनीति में। ठीक है, राजनीति में तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे। एक तो महिलाओं की स्थिति राजनीति में अभी फिलहाल में है क्या, वो देखेंगे। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए, वो है महिला आरक्षण अधिनियम। तो ये महिला आरक्षण अधिनियम आपको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है और आपका क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अगर यहां नहीं बनेगा तो आपके GS में पार्ट में बन जाएगा, तो इस वजह से इसे पढ़ना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। तो महिलाओं की राजनीति में प्रतिनिधित्व कैसा है वो हम देखेंगे। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जब नारीवादी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जो हमने पिछली क्लास में बात की थी, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? महिलाओं की स्थिति बराबरी पर पहुंचाना, ना सिर्फ परिवार में बल्कि समाज में भी। तो समाज में महिलाओं की स्थिति अगर बराबरी पर पहुंचानी है तो उसके लिए केवल पुरुष ही सारे काम नहीं कर सकते। महिलाओं को अपने हाथ में भी कुछ जवाबदेहिता लेनी पड़ेगी और महिलाओं को उसके लिए काम करना पड़ेगा। और महिलाएं वो काम कैसे करेंगी? वो महिलाएं राजनीति में भाग लेकर काम कर सकती हैं। जैसे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, संसद के चुनाव हो रहे हैं, तो इनमें महिलाएं भाग लें, महिलाएं हिस्सेदारी लें और उनमें क्या हो, महिलाओं का नियंत्रण इतना आ जाए कि औरतें उस पर काम कर सके, अपने लिए काम कर सके, तभी उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है। ये महिलाओं के जो नारीवादी समूह था उन्होंने सोचा था। ठीक है, तो इस लक्ष्य को हासिल करने का एक ही तरीका है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। लेकिन अगर महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं की स्थिति है कैसी? अगर भारत में विधायिका के चुनाव में महिलाओं की स्थिति देखें तो वहां तो बहुत बेकार स्थिति है। और अगर लोकसभा में भी देखें तो लोकसभा में जो 2019 में हुआ था चुनाव, उस चुनाव में 14.36% था। ठीक है, 14.36%। कितना कम है ये आपको पता होना चाहिए। विधानसभाओं में कितना है? 5% ही है। अब अगर हम सभी लोकसभाओं की बात करें, जो हमारी लोकसभा 16वीं, 17वीं और 18वीं हुई थी, उन तीनों लोकसभाओं की बात करें तो इसमें जो 16वीं लोकसभा थी उसमें केवल 64 महिलाएं थी और 17वीं लोकसभा में 78 थी। अब देखिए, जो हमने बात की, जो ये 14.36% है, वो हमारी 17वीं लोकसभा थी, तो 18वीं लोकसभा में 74 ही रह गई महिलाएं। अब सोचिए कि महिलाओं की स्थिति फिर से डाउन आई यहां पर। और इसी वजह से, जबकि 2024 में ये इलेक्शन हुए थे और 2023 में एक बिल पास हुआ, वो कौन सा कहलाया बिल? वुमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में शुरुआत करते हैं कि ये क्या था। एक एक करके इसके पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले तो संविधान में संशोधन हुआ। संविधान संशोधन कौन सा था? ये 106वां संविधान संशोधन है। ठीक है, अब अगर बात करें एक्ट की, तो ये एक्ट कौन सा था? ये था 126वां एक्ट। ये याद रखना है आपको, 106वां संविधान संशोधन है। ठीक है, ये विधेयक लोकसभा में पास हुआ, लोकसभा में पास। और उसके बाद जब लोकसभा में पास हुआ, फिर दिल्ली में जो चुनाव हुए विधानसभाओं में महिलाओं की स्थिति थी, उनके लिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 1/3 हिस्सेदारी की बात की गई थी इसमें संशोधन में कि हम ऐसा करेंगे। और यह स्थिति कब से लागू होने वाली है? यह स्थिति लागू होने वाली है जो अगले जनगणना से। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। 106वां संविधान संशोधन था जिसमें लोकसभा में, राज्यसभा में, सब जगह ये पास हो गया और ये एक्ट बन गया। और उसके बाद इन्हें बोला कि 1/3 हिस्सेदारी होनी चाहिए महिलाओं की, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की। ठीक है, और ये कब तक के लिए होगा? ये 15 साल के लिए वैलिड होगा। 15 साल के लिए इसे चुना गया था और 15 साल के बाद फिर से इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। तो यह भी बात इसमें कर दी गई थी। अब इसमें क्या बात है कि क्या ये जो
आया था, संविधान संशोधन हुआ, महिलाओं के आरक्षण की बात हुई, तो क्या महिलाओं के आरक्षण की बात पहले नहीं हुई है? पहले भी हुई है। कब कब हुई है पहले? तो ये आपको याद रखना जरूरी है। कौन कौन सा? 1996, 1998, 1999। ठीक है, ये तीन हम अलग रखते हैं और एक और एक्स्ट्रा है, वो है 2008। 4 बार ये पहले ही बिल आ चुका है लेकिन पारित नहीं हो पाया। ये जो 3 बार आया था वो क्या हुआ था? लोकसभा भंग होने पर, लोकसभा भंग हो गई, इस वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन अब ये वाला जो बिल था 2008 में जो बिल आया था, ठीक है, ये राज्यसभा में पेश किया गया था, उसके बाद मंजूरी दे दी गई थी राज्यसभा में मंजूरी भी मिल गई और फिर लोकसभा में आया। जब ये लोकसभा में आया तब तक लोकसभा भंग हो गई, 15वीं लोकसभा भंग हो गई थी और 15वीं लोकसभा के बाद फिर क्या हुआ? इसे भी भंग कर दिया गया था। तो अब जो 2023 में आया है वो नया आया है और इसी तरह का था, इसमें भी 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई थी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो गए। इतने पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, इतने फैक्ट है। अब इसमें क्या है? इसमें एक पॉइंट और है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना और क्वेश्चन बन सकता है इस पर। ठीक है, इसमें एक शब्द आता है ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट, ठीक है। अब ये क्या बला है भाई ट्रिपल टेस्ट की? तो सबसे पहले तो ये क्या हुआ था, जब आया ये बिल 1996 में ये बिल आया था, तो विधेयक की जो संसद की संयुक्त समिति थी उसके द्वारा जांच की गई थी और 2008 के जो विधेयक था उसमें कार्मिक, लोक शिकायत और कानून व न्याय पर स्थायी समिति द्वारा जांच की गई थी। ठीक है, जांच की गई ये सब। और उसके बाद इन दोनों ही समितियों ने, कौन कौन सी समिति थी देखो मैं नाम भी लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि याद रखना है। संयुक्त समिति और दूसरी कौन सी थी? कार्मिक समिति। कार्मिक, अब देखिए बस इतना ही नाम याद रखेंगे आप, उससे भी काम चल जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत समिति, कानून भी है, बस मैं इतना ही लिख रहा हूं, ठीक है। तो कार्मिक लोक शिकायत समिति, ये दोनों समितियां थी। इन्होंने निष्कर्ष निकाला। अब क्या निष्कर्ष निकला था वो बात करते हैं। 3 चीजें बात रखी। पहला पॉइंट था उचित समय पर ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षण पर विचार। उचित समय पर ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण पर विचार। ठीक है, पहला तो यह हुआ। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला जो बाद की समीक्षाओं के साथ 15 वर्ष की अवधि के लिए आरक्षण लागू करना, मतलब 15 वर्ष के लिए आरक्षण लागू करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था इसमें? राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना। तो किसमें? राज्यसभा प्लस राज्य विधान परिषद के लिए सीटें आरक्षित। ठीक है, तो ये हो गए 3 पॉइंट। किन्ने निकाले? संयुक्त समिति और कार्मिक लोक शिकायत समिति के द्वारा इनकी जांच की गई और फिर निकाले गए थे ये 3 निष्कर्ष। 2008 की सबसे पहले हुआ था, 2008 के लिए ये किया गया था, 2008 में जो आया था, उसके बाद इस तरह की चीजें की गई। फिर उसके बाद आया ट्रिपल टेस्ट का मुद्दा। कैसे आया था कि जो सरकार थी ना, तो सरकार ने कहा कि महिलाओं के आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट पास होना जरूरी है। ट्रिपल टेस्ट पास होना जरूरी है। यह शब्द पहली बार आया यहां पर। ठीक है, किसने कहा? यह सरकार द्वारा कहा गया, सरकार द्वारा ऐसा कहा गया था। फिर 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना कि जो स्थानीय निकायों के संबंध में पिछड़ापन राजनीतिक होना चाहिए, जैसे कि राजनीति में कम प्रतिनिधित्व का मिलना। फिर इसके बाद क्या हुआ? जब ये बातें आ गई सरकार द्वारा तो ये कह दिया गया। फिर 2010 में आई सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो पिछड़ापन है उस पर क्या होना चाहिए? राजनीतिक मुद्दा बनना चाहिए। ये राजनीतिक
मुद्दा बनना चाहिए। अब ये राजनीतिक मुद्दा कैसे बनना चाहिए? पिछड़ापन राजनीतिक मुद्दा बनना चाहिए, जबकि अब तक क्या हो रहा था? अब तक जो मुद्दा बनना था, किसी में आरक्षण दिया जा रहा है तो आरक्षण किस आधार पर दिया जा रहा था? सामाजिक प्लस शैक्षणिक आधार पर दिया जा रहा था। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर ही 15-16 याद है ना? रिवीजन कर रहे हो ना? समझ में आया? क्योंकि आपका 100 डेज का प्लान चल रहा है, उसमें आप तक वो पढ़ लिया होगा आपने 5वां चैप्टर, ठीक है? तो उसमें ये चीजें आई थी। तो सामाजिक शैक्षणिक मुद्दा चल रहा था अब तक, लेकिन अब 2010 में एससी ने कहा कि पिछड़ापन लेकर आओ, आप राजनीतिक मुद्दा बनाओ इस चीज को, और जब महिलाओं को आरक्षण दिया जाए तो उसमें पिछड़ापन शब्द जोड़ा जाए कि महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, इस वजह से उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। अब ये हो गई 2010 की बात। अब बात करते हैं 2021 में। 2021 में क्या बदलाव आया? 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में हो रहे थे महाराष्ट्र में चुनाव। महाराष्ट्र में चुनाव, ठीक है? तो महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो उसमें क्या हुआ? उसमें ये पहली बार जो ओबीसी के लिए आरक्षण था, महिलाओं के लिए जो ओबीसी आरक्षण था, उसे उसकी वैधता पर निर्णय दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में यह निर्णय दिया कि जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए उसमें ओबीसी को जो आरक्षण मिला है वो वैध है, ठीक है? लेकिन उसमें 3 गुना परीक्षण मतलब ट्रिपल टेस्ट निर्धारित किया गया और बोला गया कि ट्रिपल टेस्ट करना जरूरी है, ठीक है? तो ट्रिपल टेस्ट आया यहां पर। अब देखिए 2008 में ही जब सरकार ने बोला कि ट्रिपल टेस्ट को मंजूरी मिलना जरूरी है, उसके बाद भी 2010 में काम हुआ। उसके बाद 2021 में महाराष्ट्र के चुनाव हुए। तो महाराष्ट्र के जब चुनाव हुए उसके बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट होना जरूरी है। अब ट्रिपल टेस्ट की भूमिका में क्या क्या शब्द थे वो हम बात करते हैं। तीन जो चीजें थी वो हमें देखनी है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि राज्य के भीतर राज्य को, अब ये बहुत अच्छे से याद करना है, क्यों? क्योंकि लाइन आएगी, यही लाइन आएगी, ठीक है? राज्य के भीतर स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की जांच के लिए समर्पित आयोग की स्थापना। ठीक है? पहला पॉइंट तो यही रखा कि एक आयोग की स्थापना करो जो राज्य को यह बोला गया कि राज्य एक आयोग की स्थापना करेगा। वो क्या करेगा? राज्य के भीतर जो स्थानीय निकाय है उसमें पिछड़ेपन की जांच करे। पहला पॉइंट तो यह हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया? दूसरे पॉइंट में बोला गया कि राज्य को आयोग के सर्वेक्षण डाटा के आधार पर, राज्यों को आयोग के सर्वेक्षण डाटा के आधार पर कोटा का आकार निर्धारित करना। कोटा का आकार निर्धारित करना। अब यह कौन करेगा निर्धारित? राज्य करेगा, ठीक है? और किसके आधार पर करेगा? वो करेगा आयोग, जो हमारा जो आयोग बना, पहले पॉइंट में आयोग की स्थापना करनी थी, और वो आयोग एक डाटा देगा। उस डाटा के आधार पर राज्य क्या करेगा? एक कोटा का निर्धारण करेगा कि महिलाओं के लिए कितना आरक्षण होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है उसमें बोला गया कि जो ये आरक्षण है ना, आरक्षण एससी और एससी प्लस एसटी। अब यहां पर जो एससी है वो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है? तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कोटा के साथ मिलकर आपको पता है कि किस तरह से आरक्षण मिलता है? स्थानीय निकाय में कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है? समझ में आए तीनों पॉइंट की ये क्या थे, ट्रिपल टेस्ट क्या है और उसमें किस तरह से आरक्षण की बात की गई थी। अब ये 3 बातें कर दी,
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 बातें कर दी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2022 प्लस 2022 और 2023 में क्या किया गया, अब जो ट्रिपल टेस्ट था ओबीसी के लिए, जो ट्रिपल टेस्ट था, टेस्ट ये कर दिया अनिवार्य। अब क्या हो गया, अब ये अनिवार्य हो गया। तो अब आपको समझ में आया कि जो 2022-2023 में इस ट्रिपल टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया, अब ये किसके लिए अनिवार्य किया गया था, ये किया गया था ओबीसी के लिए। ठीक है, ओबीसी के लिए अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन 2022 और 2023 तक एससी और एसटी के लिए अभी भी ये अनिवार्य नहीं है, अभी भी अनिवार्य नहीं। तो अब आपको समझ में आया, क्योंकि जो चुनाव होती है, चुनाव जो आर्टिकल कौन सा है 343, ठीक है, तो 343 के तहत आर्टिकल जो होते मतलब चुनाव होते हैं के तहत, तो इसमें ये लागू नहीं है, अभी तक ये लागू नहीं है। अब समझ में आया कि अब क्या कर सकता है कि जो ट्रिपल टेस्ट है, जो प्रतिनिधित्व के लिए जो ट्रिपल टेस्ट होता है, वो केवल सरकारी रोजगार और पदोन्नति के लिए कोटे के बारे में बात करता है, अभी तक इसमें लागू नहीं किया गया था। अब ये तो हो गया आपका पूरा जो आगे पीछे का था, वो मैंने सारा बता दिया। अब बात करते हैं, उसी पर वापस आते हैं कि हमने कहां से शुरुआत की थी। तो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण करना, किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, लोकसभा में करना है, लेजिस्लेटिव असेंबली में करना है, विधानसभाओं में करना है। ठीक है, और इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, जो विधेयक को करना था, मतलब जितने भी विधेयक थे, कौन सा, 1996, 1998, 2009, 2010, 2014, इन्हें बिल को पारित करना, और इसके संबंधित जो समितियां बनी थी, इन समितियों को भी आपको याद रखना है। कौन कौन सी समिति थी, कमेटी ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन इन इंडिया 1971, कमेटी अंडर मार्गरेट अल्वा 1987, गीता मुखर्जी कमेटी 1996, कमेटी ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन 2013। ठीक है, तो ये कमेटीज बनी थी, तो इन कमेटी के भी नाम आपको याद रखने हैं, कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रमुख की फैक्टर थे, तो इसमें आर्टिकल जोड़े गए थे। कौन कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है, एक तो 330 ए जोड़ा गया है, 332 ए जोड़ा गया है, और 239 डबल ए, आर्टिकल 234 ए। ठीक है, इतने जोड़े गए थे आर्टिकल। 330 ए में लोकसभा के लिए रिजर्वेशन, 332 ए में लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिजर्वेशन। अगर 332 डबल ए की बात करें तो इसमें एनसीटी और दिल्ली उसमें रिजर्वेशन, और 334 ए की बात करें तो इसमें बात की गई है जो आरक्षण है उस पर परिसीमन लगाना है, जनगणना होने के बाद ये प्रभावी होगा। तो ये सारी बातें इसमें की गई हैं कि जनगणना के बाद हम, सेंसस के बाद हम इसे प्रभावी करेंगे। उसके बाद जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड कितना है, 15 साल के लिए है। रोटेशन ऑफ सीट होगा, वो हर परिसीमन के बाद इसे लागू किया जाएगा, मतलब 15 साल के बाद फिर देखा जाएगा और फिर इस परिसीमन को चेंज किया जाएगा। तो ये है। आर्गुमेंट की बात करें तो फेवर में क्या है, अगेंस्ट में क्या है, ये हमें पता होने चाहिए। ये आपके पॉइंट नहीं है, इसमें से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आगे क्या करना है, आगे भी चीज करनी है, जो आगे काम करने हैं वो एक तो काम करना है कि राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिए आरक्षण होना जरूरी है। अभी तक तो क्या है, अभी हम क्या कर रहे हैं, लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे जो राजनीतिक दल होते हैं, उन दल में भी सीटें आरक्षित होनी चाहिए महिलाओं के लिए। उसके बाद दूसरा होगा कि महिलाओं के द्वारा स्वतंत्र राजनीति पर निर्णय लेना है, और जो सरपंच पतिवाद है उस पर काबू पाना है। जो हमने देखा है ना, मतलब प्रधानपति आपने नाम सुना होगा, तो प्रधानपति पर काबू पाना है, ये काम और करने हैं हमें। ये स्टेप हैं जो लिए जा रहे हैं 2023 का जो संशोधन है उसके द्वारा। ठीक है, समझ में आया पूरा संशोधन, एक बार में आपको पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद दोबारा इस वीडियो को देखना कि क्या क्या मैंने की फैक्टर बताए, और उसमें आप नोट करते जाना और नोट करके लिखना। अब देखिए मेरा जो राइटिंग है आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो क्या करेंगे कि वीडियो देखते जाएंगे, जिससे मैं जो बोल रहा हूं ना वो अपने भाषा में लिखिए। ठीक है, तो उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिपल टेस्ट आपको तैयार हो गया, ट्रिपल टेस्ट बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात करते हैं इस पर जो बातें हो रही थी, मतलब महिलाओं के बारे में जो आरक्षण हो रहा था उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण कितना है, 14.36% है, जबकि अगर राज्य विधानसभाओं की बात करें तो उसमें कितना है, 5% है। अगर हम ये स्थिति देखें अपने
बाहर के देशों से, तो ये दुनिया में काफी नीचे है। मतलब कई देश ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की स्थिति अच्छी है। भारत के मामले को अगर अफ्रीका और लातिन अमेरिका की बात करें तो कई विकासशील देश हैं जिनसे ये भारत पीछे है, ठीक है। और कभी कभी ही हमारे यहां पर क्या होता है, महिलाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई देती हैं। अभी राष्ट्रपति बनी है रिसेंट में, ठीक है। तो राष्ट्रपति कितनी है, 2 महिलाएं राष्ट्रपति हैं। तो ये भी चीजें आपको देखनी है कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो इसी को सुलझाने के लिए कैसा काम करना चाहिए, सरकार में हिस्सेदारी होनी चाहिए महिलाओं की, तभी महिलाएं उसमें आगे बढ़ सकती हैं। और इसी में एक कदम उठाया गया था हमारे यहां पर पंचायती राज में। पंचायती राज में महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें सुधार करने के लिए 1/3 आरक्षण की बात की गई थी उसमें, और उससे स्थिति में सुधार भी आया। अगर आप अपने यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो वहां पर महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी है, महिला काफी है। लेकिन सुधार क्या है, उसमें प्रधानपति का कॉन्सेप्ट है। तो प्रधानपति के कॉन्सेप्ट को 2023 का जो आरक्षण है उसमें बोला गया है, 2023 का जो एक्ट है तो उसमें बोला गया है कि अब इस कॉन्सेप्ट को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, इस पे आगे क्या काम करना है, हमें ये वाले काम करने हैं, ठीक है। तो आज जो भारत में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय हैं उनमें महिलाओं की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये चुनाव तो बहुत हो रहा है, महिलाओं का चुनाव बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन क्या है, महिलाओं की जो स्थिति है अभी भी सही नहीं है। और इसी के लिए राज्यसभा और विधानसभाओं में क्या है, 1/3 सीटों की मांग की जा रही है। और 2023 में ये बिल पास भी हो गया है और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कर दी गई है। लेकिन ये कब होगा, जब अगली जनगणना हो जाएगी, जब अगला सेंसस आएगा तो उसमें हम बता देंगे कि महिलाएं इतनी है और इतना हमें आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। इसके लिए विधायक पेश हुआ एक आरक्षण और ये सारी बातें हुई। तो ये मैंने सारा आपको बता दिया। और लैंगिक विभाजन की जो बात का मसला है वो क्या है, कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजन को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इस वजह से ही यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनना जरूरी है। और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को आप क्या है, पिछड़ेपन, जो पिछड़ापन है उसे आरक्षण में जोड़ो। पिछड़ापन शब्द आरक्षण में जोड़ा जाना चाहिए। केवल सामाजिक आधार पर और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ापन की ही बात नहीं करेंगे, हम पिछड़ेपन शब्द को जोड़ेंगे, जिसमें क्या है, जिसमें एक अलग स्थिति आएगी, जिसमें महिलाओं को केवल पिछड़ेपन के आधार पर देखा जाएगा। अब समझ में आया, पूरा ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया। तो आज की क्लास में से इतनी ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, 2023 वाला मुद्दा इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। बाकी का जो पॉइंट होगा, अब हम आगे क्या देखेंगे, हम आगे देखेंगे धर्म, संप्रदाय और राजनीति, और इसमें पूरा संप्रदाय भी देखेंगे, सब चीजें देखेंगे, वो आगे की क्लास में हम देखेंगे। एक क्लास हमारी एक्स्ट्रा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करंट से अगर एक क्वेश्चन बनना है ना तो ये ज्यादा जरूरी है। ओके, तो लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। 4 लोगों को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।